सीताराम दोस्तों। आज का टॉपिक है मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए देखते हैं। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। 2 बिंदु दीजिए। कैसे कि उसने पूछा है श्रम का विभाजन, क्वेश्चन में देखिए, और शहरी जीवन, शहर का जीवन। जो शहर नगर के लोग होते हैं वो सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझ में आया आपको? एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने तक ही सीमित है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। उन्होंने कोई व्यक्ति है पत्थर की मूर्ति बना रहा है तो छेनी या हथौड़े का प्रयोग करेगा, तो जो चीज़ें, दोनों चीज़ों को जो आप लेके आएगा तो किसी न किसी लोहा से लेके आएगा, तो एक दूसरे को आवश्यकता पड़ी ना एक दूसरे की, क्योंकि जो पत्थर उकेरता है उसको केवल उसी में महारत हासिल है, ना कि लोहा का हथौड़ा या छेनी या कांसे का औजार बनाने में। और कांसे के औजार बनाने वाले को भी तांबा, रिंग, टिन, साथ ही लकड़ी के कोयले की भी आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि जो कांसे का औजार बना रहा है उसको दूसरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि शहर के जीवन में हम सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और शहर के जीवन में, सामान्य जीवन में भी। मेसोपोटामिया में सामान के आयात निर्यात किस प्रकार होता था? मेसोपोटामिया सभ्यता में खनिज संसाधनों का अभाव था, ये बात को याद रखिएगा। इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, अन्य कीमती पत्थरों को तुर्की एवं ईरान से आयात करते थे, क्योंकि बगल में था। वे अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे, क्योंकि वहाँ पे जब खनिज संसाधन नहीं थे तो कृषि ठीक थी और कृषि उत्पाद भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होते थे। मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। कैसी भाषा थी? भाषा का जो इस्तेमाल करते थे उस सभ्यता के लोग हिसाब किताब रखने में करते थे, शब्दकोश बनाने में करते थे, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए करते थे, कानूनों में परिवर्तन करने के लिए करते थे, और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने, आदेश जारी करने में करते थे। ये मेसोपोटामिया सभ्यता, आप किसी भी सभ्यता के बारे में देखेंगे, किसी भाषा का प्रयोग, मैंने आपको 5 पॉइंट बताया, आपके स्क्रीन पर भी हैं, इन्हीं चीज़ों में करते हैं। और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो इतिहास पढ़ा गया इस टॉपिक के माध्यम से, ये हमें आज के जीवन में रहन सहन का एक तरीका बताता है। मुखिया जो था अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था? तर्क दीजिए। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले, पहली बात थी, और आस-पास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। या जो मुखिया वाला शब्द आप समझेंगे, घर का मुखिया वाली कहानी नहीं है। मुखिया उस सब व्यक्ति को कहते थे जिसका उस समाज में दबदबा कायम रहे, वो मुखिया जी कहलाते थे। तो क्या करते थे, अपने आसपास सभी लोगों को बसाते थे और उसी में सेना वेना बनाते थे। जैसे कभी युद्ध हुआ तो सभी लोग एक साथ आ जाते थे और सुरक्षित महसूस करते थे। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। एक कोई व्यक्ति क्यों कम लिख पढ़ पाएगा, या किसी व्यक्ति को कम संसाधन क्यों मिलेंगे? 2 बातें, या तो बहुत अधिक पेचीदी होंगी चीज़ें, मैं समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो, या आप को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, या आपके आसपास के लोग होंगे जो उसको चीज़ें को क्लियर नहीं कर पा रहे। वही हाल उसमें था कि बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे उस समय के लोग। एक बात ये थी, जब वही कम पढ़ लिख सकते थे तो उन्होंने दूसरे को सिखाया ही नहीं। दूसरी बात क्या हुई, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और वे अधिक पेचीदा भी थे। कोई सिंपल चीज़ें थी नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं लोग याद ही नहीं कर पा रहे, तरह क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया। कहने का मीन्स ये, समझ गए? इसलिए लोग कम पढ़े लिखे थे। अपने यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए संस्कृत का, हमारे सभी वेद संस्कृत में लिखे गए। हमारे पंडित जितने कलाकार हुआ करते थे उस समय के, उन्हें लोगों को सिखाया ही नहीं।
सामान्य जनमानस में वो चीज़ें सिखाई नहीं, उनके पंडित थे, वो आदत से मजबूत थे। सोचा था कि हमारे बच्चे ही सीखें, आगे इन चीज़ें जाए ना समाज में। वो तो ख़त्म हो गए, मर गए, ना उनके बच्चे सीखे, ना आगे कहानी हो पाई। और संस्कृत के बाद प्राकृत, पाली और हिंदी जो भाषा हम बोलते हैं, ये एक विशुद्ध रूप है और उसका प्रयोग करते हैं। समझ गए ना। आगे देखिए, मारीनगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मारीनगर का राजमहल था, वहाँ के शाही परिवार रहते थे, और जो राजमहल था प्रशासन और कीमती धातुओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। और राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ आता था। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा बहुत पीते थे भाई साहब, और बियर आदि रखे जाते थे। बियर पहले ज़माने में चली आ रही है, रसपान बोलते थे, आज भी मिलती है, कम पीजिए आप। इस विशाल महल में 260 कक्ष थे, बहुत बड़ा महल था, 260 कक्ष थे। सभी राजाओं महाराजाओं में यही काम होते थे जो मारीनगर में था। अगर आपको ना याद हो तो अपने यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में लिख सकते हैं, सेम कहानी है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है मेसोपोटामिया। मेसोस माने होता है मध्य, और पोटेमोस माने होता है नदी। समझ गए। और जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती थी। समझे, दजला और फरात जो नदियाँ थी, उनके बीच की उपजाऊ जो जगह थी, बहुत उपजाऊ थी, तभी इसका नाम रखा गया मेसोपोटामिया। और ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक के गणराज्य का हिस्सा है। आजकल इराक के क्या हाल हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी न्यूज़ में देखते रहते हैं। थोड़ा सुधर रहे हैं, भगवान करे सुधर ही जाएँ। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोस धन पोटेमस, मेसोस माना होता है मध्य, और जो नदियों के बीच में बनी वो सभ्यता वो मेसोपोटामिया कहलाती है, और इराक की है। प्लीज़ भूलिएगा मत। अब भौगोलिक स्थितियों का वर्णन कीजिए मेसोपोटामिया की। हमारे देश के तरीके वहाँ भी विविधताओं का देश था। हरे भरे मैदान थे, छायादार पेड़, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसलें होती हैं। भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाले छोटी छोटी झाड़ियों घास अपना पेट भर लेती थी। पूरब में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी, और दजला फरात नदियों ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा, उपजाऊ बनाया। इसलिए मेसोपोटामिया सभ्यता, उसमें बहुत फली फूली थी। हमारा भी व्यापार होता था प्राचीन भारत का। कृषि व्यवस्था कैसी थी मेसोपोटामिया की? देखिए, कब की बात है ये, 7000 6000 ईसा पूर्व खेती आरम्भ हो गई थी। आज अब 2020 में चल रहे हैं, 7000 और जोड़ दीजिए, इतनी पुरानी सभ्यता है। मुझे आप ही समझदार नहीं है, पहले के लोग भी बहुत समझदार थे जो हमारे पूर्वज थे। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर, मसूर थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। मैं इराक तो नहीं गया हूँ, लेकिन गल्फ़ कंट्री गया हूँ। खजूर बहुत अच्छे रहते हैं, पेड़ भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे खजूर हैं वहाँ के। समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यही होती थी मेसोपोटामिया में, और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती थी। स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का अच्छा साधन था। समझ गए। कृषि व्यवस्था ऐसी थी। तो दजला फरात नदियाँ हैं, तो नदियों को बांट कर नहरें बना दी गई, और नहरें बनी तो क्या हुआ, खेतों की सिंचाई हो गई। अपने आगे देखिए, नहरों से खेतों की सिंचाई होती है, और अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। जिस देश के गांव मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिक शहरी मजबूत हो ही जाता है, क्योंकि कच्चा माल तो आपको गांव से ही मिलेगा ना, हर चीज़ का। इसलिए किसानों की इज्जत कीजिए। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या इम्पोर्टेंस था, महत्व था, मैंने आपसे पहले ही बोला। जब खाद्य उत्पादन के साथ आर्थिक गतिविधियाँ भी विकसित होने लगती हैं, आपका खाद्य उत्पादन अच्छा है, खाने पीने का कच्चा माल मिल रहा है हर चीज़ का, तो ऑटोमेटिक आर्थिक गतिविधियाँ अच्छी तरीके से विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं। जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बनने लगते हैं। कस्बे कैसे बनते हैं, गाँव से लोग निकले, कस्बा बना, कस्बे से थोड़ा सा हुआ तो शहर बना। और जब धीरे धीरे कारोबार बढ़ता है तो वही जगह व्यापार के केंद्र बन जाती है।
और जब शहरी अर्थव्यवस्था उसमें आगे बढ़ती है तो हिसाब किताब लिखित रूप में होने लगता है। और इसी कारण से श्रम नियोजन भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने लगते हैं। जब शहरी व्यवस्थाएं बनने लगती हैं तो कुशल परिवहन व्यवस्था भी बनने लगती है। यही सब महत्वपूर्ण योगदान है मेसोपोटामिया सभ्यता का। मेसोपोटामिया में सभी से बताऊँगा। लेखन कला के क्रमबद्ध विकास का वर्णन कीजिए। बस हमारी एक यही कमी थी, हम लेखन कला में पीछे नहीं थे, बस हम किन्हीं कारणों से हमने शो ऑफ नहीं किया था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पटकाओं पर लिखा करते थे। आपने देखी पटकाएँ कैसी होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको मिट्टी की पटकाएँ कैसी होती हैं, उसमें लिखते थे ये लोग। हम लोग किस में लिखते हैं? पत्तों में लिखते थे। इन लोग किस में लिखते हैं? मिट्टी की पटकाओं में लिखते थे। देखिए ना, हम लोग पत्तों में लिखते हैं। तुलसीदास जी ने पत्ते लिखते देखे होंगे। चिकनी मिट्टी को पहले आकार देते थे, फिर सुखाते थे, और जहाँ लिखते थे उसकी सतह वो चिकनी बनाते थे। सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता था और पट्टी धूप में सूख कर पक्की हो जाती थी और खुदाई से सैकड़ों पट्टियाँ मिली हैं। इस प्रकार ये लिखाई तब लिखते थे। समझ गए? अगर आपसे कभी बार मैंने 6 पॉइंट बताए, एक क्वेश्चन आ जाए तो मेसोपोटामिया के लोग थे। मैसो से माँ से मैसो भी है और माँ से मिट्टी भी है, प्लीज़ मत भूलिएगा। और पा से पोटामिया और पा से पटकाएँ। थोड़ा इस प्रकार से अपने दिमाग में रखिए कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत से ऑप्शंस मिलने लगते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होंगे। समझ गए? आगे बढ़ें। दक्षिणी मेसोपोटामिया के इलाके में ग्रामीण लोगों के मध्य झगड़े क्यों होते थे? यार झगड़ा क्यों होगा किसी के बीच में? और वे ग्रामीण है, आपके गांव में झगड़ा क्यों होता है? सोचो, वही लिख दो। यहाँ भी उसी से बता क्यों होगा झगड़ा? पानी ज़मीन के लिए झगड़े होंगे। देखो हो गया, इनके लिए भी हो गया। 2 पॉइंट हो गए आपके सामने। ऐसे ही नदियों का रास्ता लोग बदल देते, इससे झगड़े होने लगे। नदियों की जल धाराओं के ऊपर रहने वाले लोग सारा पानी अपने खेतों में इस्तेमाल करने लगते थे। आज भी गांव में देखोगे नदी बह रही है, बम्बा निकला है, बम्बा में उन्होंने काट लिया, काटने वाला बगल वाला खेत वाला आ गया, लड़ने लगा। इसलिए होते हैं कभी कोई नदी में गाद जमा होने से नदी का बहाव रुक जाता था। नदी की सफाई तो करवानी नहीं किसी को। नीचे लोगों को पानी नहीं मिलता था, उनके खेत सूख जाते थे। जब खेत सूख गए तो कुछ हुआ नहीं तो गुस्सा तो लड़ाई हो गई। मेसोपोटामिया में परिवार शादी के नियम कैसे थे? भैया देखो, ये परिवार उनका कैसा था, शादी कैसा था। समाज में एकल परिवार ही आदर्श माना जाता था, पर पिता परिवार का मुखिया होता था, आज भी है। शादी की शुरुआत में वधू, बैटरी रनिंग लो हो गई है, कोई बात नहीं, वधू के माता पिता अपनी सहमति देते थे। आज भी देते हैं भैया सहमति, भगा के तुलाते नहीं हैं। विवाह की रस्म पूरी होने पर दोनों पक्ष उपहारों का आदान प्रदान करते थे। आज भी ऐसे ही एक साथ बैठकर भोजन करते थे, होता है। मंदिर में पूजा करने के बाद सास नववधू को लेने आती थी। हमारी मम्मी लेने आई थी। शादी के बाद पुत्र माता पिता के साथ ही रहता था। चल रहा है, पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को ही मिलता था। वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ थी वही चीज़ें हैं, तभी सब बताएं, सब मैच करती रहती हैं। उस शहर की नगर योजना का वर्णन कीजिए। उस नगर में गलियाँ संकीर्ण टेढ़ी मेढ़ी थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे गड्ढे पर लाद कर घर पर लाए जाते थे। गलियाँ बहुत घुमावदार थी, पतली थी। जल निकासी के लिए नालियाँ सड़कों किनारे न होकर घरों के भीतर पाई गईं और लोग वर्षा के लिए घर में हौज बनाते थे, जिससे बाहरी गली में कीचड़ ना हो जाए। मेसोपोटामिया सभ्यता यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, क्योंकि मारी नगर था, उसमें किसान और पशुचारक दोनों ही रहते थे। और पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की आवश्यकता होती थी तो वे अपने पशुओं तथा उसके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। गोबर की खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी और गड़रिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर जाते थे। परिणाम स्वरूप किसानों की फसलों की हानि होती थी। गड़रिये कई बार किसानों की बस्ती पर भी हमला बोलते थे। किसान भी कई बार नदी नहर तक जाने से गड़रियों को रोक देते थे, इससे दोनों के भी झगड़े होते थे।
मारी नगर कैसा था, सेम कुछ वही था। लेखन कला क्या थी मेसोपोटामिया सभ्यता की, कुछ किस्से कहानियों को तो मौखिक रूप से याद रखते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, परंतु विज्ञान गणित को जीवित रखने के लिए दस्तावेजों किताबों की आवश्यकता होती थी। काल गणना का लेखा जोखा भी लिखित रूप में मिला है। चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जाता था। विद्यार्थीगण पुरानी पट्टिकाओं को पढ़ते थे। कुछ छात्रों को इतना संपन्न बनाया जाता था कि बौद्धिक उपलब्धियों को संवार कर वो अगली पीढ़ी को प्रदान करते। और सब लेखन कला की ही देन है कि हम मेसोपोटामिया की उपलब्धियों को जान पाए। सही बात है। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी मेसोपोटामिया सभ्यता की? लेखन कला जो थी वहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। चिकनी पट्टियों पर, मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो लिखते थे और फिर उनको सुखाते थे। गणित की गणनाओं का विकास हुआ। विद्यालय जैसी संस्थाएं उस समय थी, मतलब आज 2020 चल रहा है, आप 7,000 और जोड़ दीजिए, तब भी गणित जैसी गणनाओं का विकास हो चुका था। विद्यालय तब भी हुआ करते थे, समझिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज ही है विद्यालय। मेसोपोटामिया के सही लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित थे, सही तरीके से वो रहते थे। शहरी जीवन व्यवस्था सामाजिक व्यवस्थाएं थी। उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेज पाए गए। मोहर एक शहरी स्लिप प्रति थी, समझ गए। और 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास हुआ। लेखन प्रणाली विकसित हुई। शहरीकरण का महत्व हुआ। पूर्व नगर क्या थी? पूर्व नगर बताया दिया, सबसे पहले खुदाई से प्राप्त हुआ है। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। पतली घुमावदार गलियाँ थीं। घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन था। कमरों में खिड़कियाँ नहीं थीं। शकुन अपशकुन संबंधी बातें होती थीं। नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था। आंगन में हुजरों का था, सामान आना ले जाना था। मंदिर मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिन्न अंग थे। बस कीजिए। 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हुआ। शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। इससे पहले ज्ञात एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जो चंद्र देवता और इनामा जो प्रेम युद्ध की देवी थी, उनका नाम था इनाना। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर जैसे होते थे। मंदिर किसी भी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देव देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माने जाते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित करने में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में होती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए। उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, तो आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े थे। समतल दुनिया की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना, गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। सही बात है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं जिनमें गुणा भाग की तालिकाएँ, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज की सारणियाँ दी गई थीं। उन्हें बता दिया था कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, सब बताया गया था। उस समय वैसे चलता था, समझ लीजिए आप। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण घटित होने पर वर्ष, मास, दिन के अनुसार ऐसा किताब रखा जाता था। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नज़र रखने हेतु गणना की जाती थी। समझ लीजिए मेसोपोटामिया सभ्यता, उसमें सब चीज़ें थीं। मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रमुख उपलब्धियाँ। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।